नमस्ते। बात करेंगे 13th चैप्टर की, दैट इज़ 200 अध्याय। तो अथातो 200 अध्याय व्याख्या साम इतिह स्महु रात्रे याद महर्षय। तो अब इसके आगे 200 अध्याय का व्याख्यान करेंगे। जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था, वायु का उपचार क्या है? वातस्य उपक्रम स्नेह स्वेद संशोधनम मृदु। तो इसमें क्या कराना है? स्नेहन कराना है, स्वेदन कराना है और मृदु संशोधन कराना है। आगे क्या है? फिर उसके अलावा है वातस्य उपक्रम स्नेह स्वेद संशोधन मृदु स्वादु अम्ल लवण उष्णानि भोज्यानि अभ्यंग मर्दनम वेष्टनम त्रासनम सेको मध्यम पैष्टिक गौड़िकम स्निग्ध उष्णा बस्तयो बस्ती नियम सुखशीलता दीपन पाचन सिद्धा स्नेहाश्च अनेक योनय विशेषान मेद्य पिशित रस तैल अनुवासनम। तो देखो, शुरुआत में सूत्र स्थान में चिकित्सा अच्छे से दे रखी कि बात जो भी विकार होंगे उनकी क्या चिकित्सा करना है। तो वायु का उपक्रम या चिकित्सा होगा, स्नेहन कराइए, स्वेदन कराइए, मृदु संशोधन कराइए, स्वादु अम्ल लवण और उष्ण भोजन देना है, अभ्यंग कराना है, मर्दन कराना है, वेस्टर्न मतलब लपेटना वगैरह होता है, जड़ाना है, सेक है, पिट्ठी तथा गुड़ से बने मध्य वगैरह देना है, स्निग्ध उष्ण बस्तियाँ सेवन करानी है, बस्ती क्योंकि वात की मेन चिकित्सा बस्ती होती है। सुखाभ्यास है, दीपन पाचन से सिद्ध जो है, दीपन चित्रक आदि पाचन मुस्त आदि से पकाया, तिल तैल है, अलसी तैल है, गोघृत भैंस का घृत आदि से अनेक योनि वाला स्नेह है, विशेष करके मेदुर मांस रस वाले तैल और अनुवासन। स्नेह बस्ती वायु के उपक्रम है। बस्ती नियम में अनुवासन है, माद्री ने बोला है। फिर बस्ती नियम जो है बस्ती का देना अरुणदत्त का है। यह अर्थ ठीक है क्योंकि अनुवासन को अलग से गिना है। तो अनुवासन बस्ती दे सकते हैं, क्योंकि अनुवासन बस्ती जो होती है ऑयल का बेस्ड होता है, वो अनुवासन बस्ती मतलब एक अच्छी मात्रा जो होती है, और उसी में ऑयल की एक और बस्ती देते हैं, दैट इज़ मात्रा बस्ती देते हैं। तो मात्रा बस्ती में कम अमाउंट होता है, उसमें उतने सारे नियम कानून नहीं होते हैं। बस्ती परिहार के जो नियम कानून है थोड़े से मात्रा बस्ती में सरल होते हैं। तो आज की डेट में देखो मेजॉरिटी लोग मात्रा बस्ती देते हैं और बहुत सारी चीज़ों में बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। मैंने अपने पैनल पर काफ़ी चीज़ें डिस्कस करके रखी है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन वगैरह के पेशेंट्स हैं, उनको आप मात्रा बस्ती देखिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, आप करके तो देखो। अब आगे है पित्त का उपचार। तो पित्तज विकार होंगे तो क्या करना है? पित्त से सर्पिशः पानम स्वादु शीतर विरेचनम स्वादु तिक्त कषायाणि भोजनानि औषधानि च सुगंधिशील हृदयानां गंधानाम उपसेवनम कंठे गुणानां हाराणां मणि नाम उरसागृत्य कर्पूर चंदन उशीर अनुलेपः क्षणे क्षणे प्रदोषश्च चंद्रमा सौधम हारी गीतम हिमो अनल्य आयंत्रण सुखम मित्रम पुनः संदिग्ध मुग्धवाक छंदानुवर्तिनो दारः प्रियाशील विभूषिता शीतांबु धारागर्भाणि गृहाणि उद्यान दीर्घिका सुतीर्थ विपुल स्वच्छ सलिल आशय सैकते सा अम्भोज जल तीरांते कायमाने द्रुमाकुले सौम्या भावा पयः सर्पी विरेकश्च विशेषतः। तो पित्त की चिकित्सा में घृत का पीना है, तो क्योंकि घृत जो होता है पित्त शामक होता है, इसलिए मधुर और शीतल द्रव्यों से विरेचन कराएंगे, मधुर तिक्त कषाय रस वाले भोजन कराएंगे और औषधि सुगंधित शीतल और मन के प्रिय गंधों का सेवन कराना है। गले में लटकने वाली मुक्त मालाओं के मन को पर छाती का धारण करना, थोड़ी थोड़ी देर में कपूर चंदन खस का लेप करना। रात्रि का प्रथम भाग चंद्रमा धवल गृह सुंदर गाना शीतल वायु जिनमें किसी भी प्रकार का भेद या शर्म नहीं, ऐसे हमजोली मित्र अव्यक्त कोमल वाड़ी वाले पुत्र चित्त के अनुकूल चलने वाली शील से शोभित प्रिय धाराएं शीतल जल की धाराएं जिन घरों के अंदर चल रही हों, ऐसे घर बाग की बावड़ियाँ उत्तम घाट वाले विपुल स्वच्छ तालाब के समीप रेतीले स्थान में सुंदर कमल वाले तालाब के किनारे वृक्षों से व्याप्त झोपड़े मन को प्रसन्न करने वाले पदार्थ विशेषकर दूध घी और विरेचन पित्त की शांति करते हैं। तो मेनली जब चिकित्सा कराएंगे तो उसमें विरेचन कराना होता है, और दूध और घी दोनों ही पित्त का शमन करते हैं, तो इसलिए सेवन कराते हैं। मृदु विरेचन कराइए, अच्छा विरेचन भी कराइए, और जो पित्त शामक द्रव्य होते हैं वो सब आहार और औषधि में उन्हीं की कल्पना करना, मतलब घृत भी सिद्ध करिए तो उन औषधियों से जो कि पित्त शामक औषधियाँ होती हैं। उसी तरह कफ का उपचार क्या करेंगे? श्लेष्मणो विधिनायुक्तम तीक्ष्णम बोमन रेचनम अन्नम रुक्ष अल्प तीक्ष्णोष्णम कटुतिक्त कषायकम दीर्घकाल स्थितम मध्यम रति प्रीति प्रजागर अनेक रूपो व्यामश्चिंता रुक्षम विमर्दनम विशेषाद वमनम यूष क्षौद्रम मेधोग्न औषधम
धूम उपवास गंडूषा नित्य निःसुखत्वम सुखाय च। तो कफ की चिकित्सा में विधिपूर्वक तीक्ष्ण वमन कराएंगे, विरेचन कराएंगे। तो आप देखोगे अगर वातज होगा तो वहाँ पर मृदु विरेचन कराना होता है, और विरेचन सिर्फ कराना होता है पित्तज में। कफज में क्या होता है, तीक्ष्ण विरेचन कराते हैं, वमन कराते हैं। रुक्ष अल्प तीक्ष्ण उष्ण कटु तिक्त एवं कषाय अन्न जो होता है चिरकाल स्थित मध्य होता है, पुराना मध्य का सेवन कराएंगे। संभोग में प्रीति न कि मैथुन, रात्रि में जागरण, अनेक प्रकार का व्यायाम करना, चिंता, रुक्ष उपचार और मर्दन करना, विशेषकर वमन, यूष, मधु, वेदनाशक औषध, धूमपान, उपवास, गंडूस, सुख का अभाव अर्थात दुख यह सुख के लिए है अर्थात कफनाशक है। तो यहाँ पर जो होता है तीक्ष्ण क्यों कराना होता है, क्योंकि कफ जो होता है ना लिपट जाता है, बिल्कुल एकदम स्टिकी कह सकते हो। तो जब जो चीज़ ज़्यादा लिप्त हो गई है, ज़्यादा स्टिकी हो गया, तो स्टिकी चीज़ को निकालने के लिए इसलिए हमेशा यहाँ पर तीक्ष्ण विरेचन दिया जाता है। तो कभी भी आपके पास इस तरह का मरीज आता है जहाँ पर लगता है कि कफ बहुत ज़्यादा हो, तो आप वहाँ तीक्ष्ण विरेचन दीजिए। लेकिन अगर वात का मरीज है तो उसको आप मृदु विरेचन दीजिए, इस बात का ख्याल रखिए। ये नहीं कि वात वाले को हमने तीक्ष्ण विरेचन दे दिया तो फिर कोई फायदा नहीं होगा और वात का प्रकोप हो जाएगा। उसी तरह कफ वाले को अगर हमने मृदु विरेचन दे दिया तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पर भी हो सकता है कि कफ सही से ना निकले, तो तकलीफ वैसे की वैसे ही रह जाए। फिर मिलित दोषों के उपचार क्या है, उपक्रम पृथक दोषान यो अयम उच्छिष्य कीर्तितः संसर्ग सन्निपातेषु तु यथास्वम विकल्पयेत। तो पृथक दोषों को लक्ष्य में रखकर जो है चिकित्सा कही गई, उसको दोषों के संसर्ग एवं सन्निपात में उनके अपने अपने विचार से प्रवृत्त दोष के अनुसार बरतना चाहिए। मतलब कोई भी पेशेंट आएगा तो ऐसा नहीं हो सकता वो प्योर वाता जा रहा, पित्त जा रहा, कफ जा रहा है, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि मरीज में कौन सा दोष बढ़ा है, उसके हिसाब से आपको निर्णय लेना पड़ेगा। फिर अन्य उपचार में क्या है, ग्रस्म प्रायो मरुत पित्ते वासंत कफ मारुते मरुतो योग वाहित्वात् कफ पित्ते तु शारद। तो वायु योग वायु होने से वायु और पित्त के संसर्ग में ग्रीष्म ऋतु का उपचार, कफ और वायु में बसंत ऋतु का, और तथा कफ और पित्त में शरद ऋतु का उपचार कराना चाहिए। यानी कफ और वायु का कहीं पर भी संसर्ग है तो बसंत ऋतु का मतलब आप वमन करा दीजिए, कफ और पित्त है तो वहाँ पर शरद ऋतु का मतलब विरेचन करा लो अच्छे से, और वायु और पित्त का संसर्ग है तो उसमें ग्रीष्म ऋतु में जो जो चीज़ें दी जाती हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। और तीनों दोषों का सन्निपात होने पर वर्षा ऋतु का उपचार करना चाहिए, ये भी शास्त्रकारों ने बताया हुआ है। इसलिए पित्त युक्त वायु में पित्त की शांति से, कफ युक्त वायु में कफ की शांति से वायु शांत हो जाती है। अब यह उपचार का क्या समय होना चाहिए, तो चाहिए जयद दोषम कुपितम तु अविरोधेन सर्वकोपे बलियांसम शेष दोष अविरोधतः। तो दोषों को उसके संचय काल में ही शांत कर देना चाहिए। मतलब जिस ऋतु में, जैसे वात का संचय ग्रीष्म ऋतु में होता है, पित्त का संचय मतलब वर्षा ऋतु में होता है, कफ का संचय जो है आपका ठंडियों में जाता है, शिशिर ऋतु में हो जाता है। तो इस तरीके से यदि दोष कुपित अवस्था में आ जाए तब दूसरे दोषों से बिना विरोध के इसको शांत करें। तीनों दोषों के कुपित होने पर बलवान दोष को शेष दोषों का विरोध न करते हुए शांत करें। तो इसमें कही है जैसे वात पित्त कफ का समान बल होने पर प्रथम वायु को शांत करें, क्योंकि नेता के नासे सेना स्वयं भाग जाती है। स्थान की दृष्टि से पहले कफ को, फिर पित्त को और पीछे वायु को शांत करना चाहिए, क्योंकि आमाशय जो कफ का स्थान है वह पहले शुद्ध हो तो आहार औषध आदि का मार्ग शुद्ध होने पर ही आगे कार्य होगा। सुश्रुत की मान्यता है कि ज्वर और अतिसार में पहले पित्त फिर कफ एवं अंत में वायु का शमन करना चाहिए, क्योंकि इन रोगों में पित्त का विशेष प्रभाव या महत्व होता है। जो दोष अपने आशय में सबसे अधिक बढ़ा है पहले उसे शांत करना चाहिए। तो जैसी सिचुएशन हो उस हिसाब से आपको निर्णय लेना चाहिए। फिर है विरुद्ध उपचार नहीं करने का क्या हेतु है, तो इसके लिए क्या है, प्रयोग शमेयद वया अधिकम अधिमेकम यो अन्यम उदीरेत न असो विशुद्ध शुद्धस्तु शमेयद्यो न कोपेत। जो प्रयोग एक रोग को शांत करके दूसरे रोग को उत्पन्न करता है वह श्रेष्ठ प्रयोग नहीं है। शुद्ध श्रेष्ठ प्रयोग वह है जो कि रोग को शांत करे परंतु दूसरे को पैदा न करे। फिर कोष्ठ से शाखादि में दोषों का जाना क्या है, व्यायामाद उष्मण तैक्षणयाद हिताचरणाद अपि कोष्ठा शाखास्ति मर्माणि द्रुत त्वान मारुतस्य च दोषा यान्ति। तो व्यायाम के कारण उष्णिमा की तीक्ष्णता से, अहित आचरण से तथा वायु के द्रुतगामी होने से उससे प्रेरित होकर दोष कोष्ठ से शाखाओं में अथवा अस्थि और मर्म में मध्य मार्ग में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम नहीं किया जाता। जब कभी बीमार रहते हो तो शुद्ध व्यायाम करना मना रहता है और अहितकर आहार विहार से ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो उससे क्या होता है, ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। फिर शाखादि से कोष्ठ में दोषों का जाना कैसे करेंगे, तथा तेभ्य स्रोतों मुख विशोधनात् वृद्ध्या विषंदनात् पाकात कोष्ठम वायुश्च निग्रहात्। तो स्रोतों के मुख का शोधन होने से, खुलने से दोषों में वृद्धि या विसंदन विलयन एवं पाचन होने से तथा वायु के नियंत्रित
हो जाने के कारण दोष शाखा, अस्थि, संधि और मर्म में से कोष्ठ में पहुंच जाते हैं। इसीलिए देखो जब चिकित्सा की जाती है तो हम हमेशा क्या करते हैं, दीपन पाचन कराते हैं और विरेचन देते हैं। तो विरेचन वगैरह देने से स्रोतों का मुख जो होगा वो खुल जाएगा। तो उसकी वजह से शाखा में जो दोष गए हैं वो कोष्ठ में आ जाएंगे, फिर कोष्ठ में आकर के और अच्छे से निकल जाएंगे। फिर क्या है, कोष्ठ से दोषों का कार्य व कुपित होने का कारण। तो तत्रास्थश्च विलंबेरन भूयो हेतु प्रतीक्षिण ते कालादि बलम लब्ध्वा कुप्यन्ति अन्य आश्रयेषु अपि। और कोष्ठ में आकर के रुक जाते हैं, रोग उत्पन्न नहीं करते और अधिक कारण की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये दोष काल, देश आदि का बल मिलने पर कुपित होकर दूसरे स्थानों में भी कुपित होते हैं, यानी रोग को उत्पन्न करते हैं। अन्य स्थानगत दोषों की चिकित्सा में क्या है कि तत्र अन्य स्थान संस्थेषु तदीयां बलेषु तु कुर्यात् चिकित्सां स्वामेव बलेन अन्य अभिभावेषु। तो इन वातादि दोषों में अन्य स्थानों में पहुंचे हुए निर्बल दोष की चिकित्सा उस स्थान संबंधी अर्थात वह स्थान जिस दोष विशेष का हो उसके अनुसार करनी चाहिए। किंतु जिस दोष ने बलवान होने के कारण दूसरे स्थानों पर पहुंच करके स्थानीय दोष अर्थात जिस दोष विशेष का अवस्थान है उसे दबा दिया गया है, वहां पर उस बलवान दोष की अपनी चिकित्सा करें। आगंतुम शमयेत दोषम स्थानीय प्रतिकृतवा। आगंतुक दोष में क्या, स्थानिक दोष की चिकित्सा करके आगंतुक दोष यदि वो अधिक बलवान नहीं है तब की चिकित्सा करें। यदि आगंतुक दोष बलवान हो तब आगंतुक दोष की चिकित्सा करें, पीछे से स्थानिक दोष की चिकित्सा करें। हेमाद्रि का मत है कि स्थानीय और आगंतुक दोनों दोष संबलवान तो पहले स्थानीय दोष की चिकित्सा करें बाद में आगंतुक की, अथवा पहले आगंतुक की बाद में स्थानीय दोष की चिकित्सा करें। मतलब ये क्या होता है, चिकित्सक का अपना निर्णय होता है कि उनको क्या देखना है, मतलब कौन सा दोष बलवान है तो दोष बलवान की चिकित्सा करिए, अगर बराबर है तो आप देख लीजिए जिससे मरीज को ज़्यादा तकलीफ हो रही है पर उसकी चिकित्सा करते हैं। आगे है तिर्यक स्थानगत दोषों में कर्तव्य क्या क्या है। प्रायस तिर्यक गता दोषा क्लेशयन्ति आतुर राश्रियम कुर्यान्न तेषु त्वरया देह अग्निबलवित क्रियां शमयेत तान प्रयोगेण सुखम वा कोष्ठम आनयेत ज्ञात्वा कोष्ठ प्रपन्नाश्च यथासन्नम विनिर्हरेत। तो तिरछे शोधन मार्ग के बाहर शाखा आदि में गए हुए दोष प्राय रोगी को देर तक पीड़ित करते हैं। देह अग्नि और बल को जानने वाला वैद्य इन दोषों में शीघ्र चिकित्सा न करें, अपितु देह अग्नि और बल का विचार करके शनै शनै चिकित्सा करें। इन दोषों को शास्त्रविद प्रयोग से शांत करें अथवा सुखपूर्वक जिससे विशेष कष्ट न हो इस प्रकार क्रम से कोष्ठ में ले आए। कोष्ठ पर आने पर जो समीप का मार्ग हो उससे बाहर निकाल दे अर्थात शिरोविरेचन वमन आदि द्वारा संशोधन करें। अब शांत तथा निराम दोषों के क्या लक्षण हैं। स्रोतोरोध, बलभ्रंश, गौरव, अनिल, मूढ़ता, आलस्य, अपंक्ति, निष्ठीव मल संग अरुचि क्रमा, लिंगम मलानाम सामानाम निरामाणाम विपर्यः। तो यहाँ पर क्या है, साम या आम युक्त दोषों के लक्षण स्रोतों का अवरोध होना, बल की हानि होना, भारीपन, वायु का अवरोध, आलस्य, आहार का न पचना, मुख स्राव, पुरुषादि की अप्रवृत्ति, अरुचि, ग्लानि साम दोषों के लक्षण हैं। निराम दोषों के लक्षण इनसे विपरीत होते हैं। आम का लक्षण उष्मणो अल्प बलत्वेन धातुमाद्य पाचितम दुष्टम आमाशयगतम रसम आमम प्रचच्छते। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आम का लक्षण क्या है, उष्मणो अल्प बलत्वेन मतलब कि उष्मा कम हो गई है, अल्प बल हो गया। तो अग्नि की दुर्बलता से अपक्व एवं दूषित अर्थात वातादि दोषों से युक्त आमाशयगत आद्य प्रथम रस धातु को आम कहते हैं। दूषित मतलब वातादि दोषों से युक्त प्रथम धातु रस को आम कहते हैं। तो ये इसके मतांतर में क्या बोला गया, अन्य दोषेभ्य एवं अति दुष्टेभ्यो यो अन्य मूर्छनात् को द्रवेभ्यो विषस्य एव वदन्त आमस्य संभवम। अन्य आचार्य जो अति दूषित हुए दोषों के परस्पर मिलने से ही आम की उत्पत्ति मानते हैं, जैसे कि कोदों से विष उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर एक दूसरा रेफरेंस भी दिया गया है कि अन्य लोगों का क्या मत है उसके बारे में भी दे रखा है। फिर अब यहीं पर साम शब्द का क्या अर्थ है, आमेन तेन संपृक्ता दोषा दुष्याश्च दूषिता सामा इति उपदिश्यन्ते ये च रोगास्त तद उद्भवा। तो इस आम से मिले हुए दूषित वातादि दोष और रक्तादि दोष से साम कहे जाते हैं। मतलब आम से वात दोष और धातुएं मिल जाएंगी तो उनको साम कहे जाते हैं, और इनसे उत्पन्न रोगों को साम रोग, साम ज्वर, सामातिसार कहते हैं। फिर क्या है, सर्वदेह प्रतिश्रितान सामान दोषान न निरहते लीनान धातुषु अनुक्लिष्टान फलाद आमाद रसानियो आश्रस्य से ही नाशाय
स्यादुर निर्हर्त्वतः, संपूर्ण शरीर में फैले हुए मरसादि धातुओं में छिपे हुए तथा अपने स्थान से चलायमान न हुए दोषों को वमनादि द्वारा बाहर नहीं करें, क्योंकि निकलना अत्यंत कष्टकारक होने से शरीर के ही नाश के लिए होता है। जिस प्रकार के कच्चे आम आदि का फल बुरी तरीके से रस निकालने से फल का नाश हो जाता है, फिर भी पूरा रस नहीं निकलता है, तो इसीलिए हमेशा इनको पाचन करके निकालते हैं। दीपन पाचन इसीलिए किया जाता है। अब है उक्त दोषों में क्या कर्तव्य है, तो पाचने दीपने स्नेहस्तान स्वेदश्च परिष्कृतान शोधेयच्च शोधने काले यथा संयम यथा बलम। तो इस प्रकार के दोषों को पाचनीय दीपनी औषधियों से तथा दीपन और पाचन द्रव्यों से सिद्ध स्नेह और स्वेद से संशोधन योग्य बनाकर समीपस्थ मार्ग से दोष के बलानुसार यथोक्त काल में शोधन द्रव्यों से शोधन करें। तो अभी आप देखो दीपन पाचन लोमन का क्या लॉजिक है, ये यहाँ पर दे रखा है कि दीपन पाचन क्यों करते हैं। फिर दोषों के समीपस्थ मार्ग क्या है, हन्त्यासु युक्तम वक्त्रेण द्रव्यम आमाशयान मलान। फिर है घ्राणेन च ऊर्ध्व जत्रुत्थान पक्वाधानात गुदेन च। तो मुख से दिया द्रव्य आमाशय से दोषों को शीघ्र नष्ट करता है। नासिका से दी गई औषधि जत्रु से ऊपर के रोगों को नष्ट करती है तथा गुदा मार्ग से दी गई औषधि पक्वाशय को रोगों को शीघ्र नष्ट करती है। तो अगर पक्वाशय में रोग है तो पक्का सी बात है कोशिश करनी चाहिए, हमें बस्ती देनी चाहिए। अगर सर से ऊपर कोई बीमारी है तो उस पर्टिकुलर चीज़ का द्रव्य सिद्ध करिए और मतलब घृत वगैरह तेल वगैरह सिद्ध करके उसे नस से देने की कोशिश करनी चाहिए। और आमाशय में अगर है तो ओरल मेडिसिन देने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक क्रिस्टल क्लियर ये भी बता दे रखा है कि आपको किस वक्त कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चूज करना चाहिए। अब आगे क्या है, नहीं रोकने योग्य दोष कौन से होते हैं, तो उत्क्लिष्टान अधः ऊर्ध्वं वान चामान वहत स्वयं धारयद दोषधैर्य दोषान विद्रतास्थ ही रोगदा। ऊपर या नीचे की ओर प्रेरित हुए अथवा स्वयं बाहर निकलते हुए आम दोषों को सदियों से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ये रुके हुए दोष रोग को उत्पन्न करने वाले होते हैं। जैसे अतिसार में होता है, अतिसार होता है, उस केस में निकल रहा होता है तो हमें निकलने देना चाहिए। तो नासा रक्तपित्त हो गया, रक्तार्स हो गया, प्रारंभ में रक्तावरोध नहीं करना चाहिए। यथा श्रवणम चापेक्षित लंघन निर्वाह समाचरित। फिर उक्त दोषों में क्या कर्तव्य, प्रवृत्तान प्रागतो दोषानुपेक्षित हिताशिन विबद्धान पावन तस्त पाचेन निर्हरित वा। तो इसलिए प्रवृत्त हुए दोषों की प्रारंभ अवस्था में हितकारी भोजन देते हुए उपेक्षा करें, और जो दोष थोड़े प्रवृत्त हो रहे हैं अथवा रुके हुए हैं उनका यथोचित पाचन औषधियाँ पचाएं अथवा शोधन द्रव्यों से बाहर निकाल दें। तो जैसी कंडीशन होगी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर वायुवाद दोषों का शोधन काल क्या है, श्रावणे कार्तिके चैत्रे मासी साधारणे क्रमात् ग्रीष्म वर्षा हिमचितान वायुवदीना आशु निहरित। तो शोधन काल क्या है, ग्रीष्म में संचित वायु को श्रावण मास में, वर्षा में संचित पित्त को कार्तिक में, और हेमंत में संचित कैफ को चैत्र में शरीर से बाहर निकालें। और यह मास साधारण होने से उसमें शोधन उचित है। तो जो शोधन किया जाता है हमेशा साधारण ऋतु में किया जाता है। तो ऋतु के अलावा यहाँ पर वाघभट जी की ब्यूटी है, उन्होंने मासों का नाम दे रखा, तो मंथ के नाम है, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब है कि ग्रीष्मादि में दोष शोधन का निषेध क्यों किया गया। अति उष्ण वर्ष शीता ही ग्रीष्म वर्षा हिमागमा संधव संधा साधारणे तेषाम दुष्टान दोषान विशोधित। तो ग्रीष्म ऋतु अति उष्ण है, वर्षा काल में वर्षा अधिक होती है, शीत काल में अति शीत होता है, इसलिए इनके साधारण संधि काल में उन दूषित दोषों का शोधन करना चाहिए। तात्पर्य है कि संशोधन के लिए वही काल उपयुक्त हो जो कि न अति शीत न अति उष्ण हो और अत्यधिक वर्षा भी न हो। इसलिए वर्षा शीत और ग्रीष्म के बीच बीच में शरद बसंत और प्राइवेट नाम 3 साधारण ऋतुओं में संशोधन करना उचित है। तो ये चीज़ समझना चाहिए। फिर है दोष शोधन योग्य अन्य काल। तो स्वस्थ वृत्तम अभिप्रेत्य व्याधो व्याधि वशेन तु, यह नियम स्वस्थ व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर के कहे गए हैं। रोग में आत्यायिक अवस्था में हो तो रोग की दृष्टि से संशोधन काल होता है। तो ये जो है एक जनरल कंडीशन होती है, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के कब करना चाहिए, और इमरजेंसी कंडीशन होती है तो इमरजेंसी कंडीशन में कभी भी कुछ भी शोधन किया जा सकता है। मतलब पेशेंट की प्रकृति को देख करके, दोष की अवस्था को देख कर, उन सब सारी चीज़ों को देख कर निर्णय लिया जाता है। इमरजेंसी इज ऑलवेज डिफरेंट थिंग करने का सिंपल सा मतलब है। फिर अतिशीत उष्ण काल में कर्तव्य क्या है, तो कृत्वा शीतोष्ण वृष्टिनाम प्रतिकारम यथायथम प्रयोजयत क्रियाम प्राप्तम क्रियाकालम न हापेत। तो आत्यायिक रोगों में अतिशीत आदि काल में ही यदि रोग की स्थिति के अनुसार संशोधन आवश्यक हो तो शीत उष्ण और वृष्टि इनका ठीक ठीक प्रतिकार करके उचित संशोधनादि रूप चिकित्सा का प्रयोग करें। चिकित्सा के समय का उल्लंघन न करें। यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि आत्यायिक अवस्था में कल्पित ऋतु को बनाकर शोधन देना चाहिए। आत्यायिक के पुनः कर्मणि काय मृत्युम विकल्प कृत्रिम गुण उपधानेन यथोक्त गुण विपरीतेन भेषजम प्रमाण वीर्य समम कृत्वा प्रयोजत। हेमंत में गर्भ
गृहादि, ग्रीष्म में धारा गृहादि बनाकर चिकित्सा करें। सामान्यतः साधारण ऋतुओं में संशोधन विहित और अन्य ऋतुओं में निषिद्ध है। तत्र साधारण लक्षण से ऋतुषु वमन दीनानां प्रवृत्तिर्विधीयते निवृत्तिर ऋतु से चरक विमान में दे रखा है। तो मतलब आपको सिचुएशन बनानी पड़ती है, उस वक्त के माहौल को चेंज करना पड़ेगा। फिर औसत सेवन काल के क्या है, तो युंज्याद अन्नम अन्नादो मध्य अंत्य कवलांतरे ग्रासे ग्रासे मुहुसान्नम सामुद्गम निशिच औषधम। तो शमन औषध काल जो होती है अनन्न औषध को खा करके औषध को खाकर उसके जीर्ण होने पर तब भोजन किया जाए, अथवा आहार के जीर्ण होने पर औषध की जाए, या औषध के जीर्ण होने पर आहार लिया जाए। तो ये चीज़ का सिंपल सा मतलब है। अनन्न मतलब बगैर खाना खाए लेना है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, जब आपने औषध खाया तो कुछ टाइम तक उसका पाचन हो गया, फिर खाना खाया। फिर अन्नादो प्राग भक्तो, तो औषध खाकर पीछे से साथ ही अन्न खाया जाए, जैसे हिंगवाष्टक वगैरह हम लोग देते हैं तो अन्नादो मतलब प्राग भक्त देते हैं। फिर मध्य क्या होता है, आधा भोजन करके औषध खाना, फिर आधा भोजन करना है। तो कभी कभी ऐसा भी कंडीशन होता है कि आधा खाना खा लेते हैं, फिर बीच में खाना दिया जाता है, मतलब आधा खाना बाद में देंगे। फिर अंत में भोजन के उपरांत तुरंत औषध खाना, ये चीज़ होती है। फिर कवलांतर होता है, ग्रासों के मध्य में ग्रास में मिला करके देना, ग्रास में मिलाकर नहीं देना। ग्रासों के मध्य में मतलब एक खाना एक और खा लिया, फिर दूसरा, फिर ग्रासे ग्रासे प्रत्येक ग्रास में मिलाकर औषधि देना। मुहुर्मुहु औषधि, भोजन करने या न करने पर जो औषध बार बार दी जाती है, जैसे हिक्का काश्वास में मुहुर्मुहु औषध दी जाती है। सान्ना मतलब आहार में मिलाई औषध को कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे जिन लोगों को मतलब दवा खाने का मन नहीं करता, दवा का स्वाद बहुत लगता है, उनको खाने मिला कर दिया जाता है। फिर सामुद्ग क्या होता है, संपुट पहले औषध फिर भोजन करके औषध लेना सामुद्ग है। इसमें आहार दो औषध के बीच में आने से संपुटित हो जाता है। फिर निशा काल, रात्रि में सोते समय जो औषध दी जाती है उसको कहते हैं। फिर रोगानुसार औषध काल क्या है, तो कफोद्रे के गदे अन्य अनन्नम बलिनो रोग रोगिण अन्नादो बिगुणे अपाने समाने मध्य इष्यते ब्याने अन्ते प्रातरास्य सायमासास्य तुत्तरे, तो उत्तरे हो जाएगा ये।